नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ झा, आपका अखबार वाला है यानी योर अखबार वाला। मैं अभी बहादुर शाह जफर मार्ग के नीचे वाले हिस्से में, ये प्रेस का जो हिस्सा है वहाँ पे खड़ा हूँ। इस जगह पे या यूँ कहें कि इस सड़क पे 90 के दशक में एक दशक यानी 80 के दशक के अंत से लेकर 90 के दशक के या 2000 के शुरुआत तक इस सड़क पे रहा हो। मेरे सामने मेरे बाएं हाथ इंडियन एक्सप्रेस का बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में मैं यहाँ एक रिपोर्टर था। 90 के दशक से लेकर करीब 10 साल तक इस अखबार में यहाँ पे काम किया हूँ। इस सड़क पे चलने वाले या उस जमाने से आज के जमाने तक जितने भी दुकानदार हैं या लोग इस मोहल्ले में रहते हैं, सभी लोग जानते हैं। खास करके उस जमाने के 5-7 जो रिपोर्टर्स थे, चाहे इंडियन एक्सप्रेस के हों, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया के हों, पायनियर के हों, मिलाप के हों, लिंक, ये सभी लोग एक दूसरे के साथ यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन संबंध था। हर एक अखबार के दफ्तर के खास करके जो संपादकीय विभाग है, जो डेस्क पे काम करने वाले हैं या जो रिपोर्टर्स थे, उन तमाम लोगों का एक दूसरे के साथ बहुत ही बेहतर संबंध था। रिपोर्टर्स के साथ साथ जो संबंध का एक दूसरा अध्याय था वो था फोटोग्राफर्स का। उस जमाने में ऐसा कभी कोई एक दूसरे के बीच में एक ऐसा कोई दरार नहीं आया था कि हम रिपोर्टर हैं या हम फोटोग्राफर हैं। दोनों के बीच में बहुत ही बेहतरीन तारतम्य था, दोनों के बीच में एक बहुत ही बेहतर संबंध था। उसी संबंध को दोहराते हुए आज एक कहानी करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। आज रविवार है। यह पूरा प्रेस लाइन इंडियन एक्सप्रेस के बिल्डिंग से लेके आईटीओ तक यह पूरा सन्नाटा है। अन्यथा सोमवार से लेके शनिवार तक यहाँ पे पैर रखने का या यूं कहें कि सुई रखने का जगह नहीं होता है। भारत के गांव में या जो जिला में स्ट्रिंगर्स होते हैं, जो कॉरेस्पोंडेंट होते हैं, छोटे छोटे, जिनके संवाद पर ही शहरों के अखबार का पन्ना भरता है, भले उनको कोई महत्व कोई नहीं दिया जाए। शहर के जो रिपोर्टर्स होते हैं, जो संपादकीय कक्ष में लोग होते हैं, वो स्ट्रिंगर्स को कोई वैल्यू नहीं देते हैं। यह सच है, उस जमाने में भी था, आज भी है। लेकिन उस जमाने में एक बात महत्वपूर्ण था कि उस जमाने में शिक्षा को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है, मेहनत को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। आज की तारीख में मैं नहीं कह सकता हूं कि आज की स्थिति स्ट्रिंगर्स की या जो छोटे कर्मचारी हैं, अखबार का जो छोटा छोटा रिपोर्टर है, गांव में, कस्बा में, पंचायत में, जिला में, प्रखंड में या स्टेट में, राज्य स्तर पे भी जो पत्रकार हैं, उनको दिल्ली के पत्रकार कैसे लेते हैं, उस जमाने में बहुतों को बहुत अच्छा रखते थे। आज शायद नहीं। इस 50 वर्ष के पत्रकारिता में जो मैं महसूस किया, उसी महसूस के कारण ये कहानी कर रहा हूं।
कि भारतीय पत्रकारिता में आज की तारीख में भारत सरकार के जो पत्र सूचना कार्यालय है उसके अधीन या जो निबंधन, जहां अखबारों का पत्रिकाओं का निबंधन होता है, वहां करीब करीब 1 लाख से अधिक पत्र पत्रिकाएं निबंधित है। यानी देश में 1 लाख से अधिक समाचार पत्र, चाहे वो दैनिक हो, साप्ताहिक हो, पाक्षिक हो, मासिक हो या पत्रिकाएं, ये प्रकाशित होते हैं। इसके अलावा इंटरनेट या इसके अलावा टेलीविजन कितना है, ये सभी हम सभी देखते हैं। इसके अलावा इंटरनेट, वेबसाइट्स, यानी आज समाचार अगर हिंदुस्तान के 600 से अधिक जो जिला है, उन जिलाओं में के गांव में, किसी भी गांव में एक छोटी सी घटना होने के बाद वहां के एक व्यक्ति अगर अपने मोबाइल से एक तस्वीर लेके 2 शब्द, चाहे वो देवनागरी में नहीं लिख के, रोमन में ही लिख के सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देता है, तो वो क्षण भर में वायरल हो जाता है। आज भारतीय अखबारों में, भारतीय पत्रिकाओं में, भारतीय टेलीविजन में, भारतीय वेबसाइट्स पे जितने भी संपादकीय विभाग हैं, उस संपादकीय विभाग में भले महिलाओं की संख्या, लड़कियों की संख्या दक्ष बढ़ी हुई, लेकिन वहीं से करीब 20 कदम आगे आने के बाद, पहले डार्क रूम होता था, जो पहले कैमरामैन होते थे उनके लिए डार्क रूम होता था, जहां नेगेटिव्स को डेवलप करके फोटो का स्वरूप दिया जाता है। आज भले डार्क रूम नहीं है, लेकिन रिपोर्टर्स के रूम से अलग या संपादकीय विभाग से अलग जहां छायाकार बैठते हैं, उस छायाकार के कक्ष में महिलाओं की संख्या नहीं है। प्रत्येक वर्ष 1 लाख से अधिक महिलाएं या युवक युवतियां, ये सभी पत्रकार बनते हैं। चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, या कि कोई भी हिंदुस्तान टाइम्स हो, पायनियर हो, या जितने भी हिंदू हो, जितने भी अखबार हैं, जितनी भी पत्रिकाएं हैं, सभी का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पत्रकार बनाने के लिए संस्थाएं हैं। इसके अलावा निजी क्षेत्र के बहुत सारी संस्थाएं पत्रकार प्रत्येक वर्ष बनाते हैं। आंकड़े के हिसाब से प्रत्येक वर्ष तकरीबन 1 लाख से अधिक पत्रकार बनते हैं। उसमें कुछ संपादकीय विभाग में आते हैं, सब एडिटर बनना चाहते हैं, कुछ रिपोर्टर्स बनना चाहते हैं, कुछ पीआर के जॉब में जाना चाहते हैं, कुछ अलग अलग क्षेत्र में, चाहे टेलीविजन में हो, चाहे प्रिंट में हो, वेबसाइट पे हो, अलग अलग क्षेत्र में सभी लोग जाते हैं। लेकिन अगर आप सांख्यिकी देखेंगे तो इन संस्थाओं से जितने भी छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं, पढ़कर निकले हैं, निकलने के बाद कभी भी वो फोटो जर्नलिज्म या महिला फोटो जर्नलिस्ट, जो महिलाएं हैं, वो फोटो जर्नलिस्ट नहीं बनना चाहती। दिल्ली शहर में मैं करीब 35 साल से देख रहा हूं। हम लोग 4 या 5 ऐसे महिला फोटो जर्नलिस्ट हैं जिनको जानता हूं, आज भी सड़क पे हैं। 35 साल पहले युवती थी, आज वृद्ध हो गई हैं, लेकिन कैमरा को नहीं छोड़ी। लेकिन इन 35 वर्षों में नए चेहरे दिखे नहीं। अगर दिखे तो वो क्षण भर के लिए, कुछ माह, कुछ वर्ष काम करने के बाद वो अपनी जो यात्रा है उसको, या अपना जो पथ है, अपना जो रास्ता है, उसको बदल लिए।
80 के दशक के उत्तरार्ध जब मैं आनंद बाजार पत्रिका समूह में खास करके टेलीग्राफ और संडे मैगजीन में था, कलकत्ता आना जाना था। मैं दक्षिण बिहार, उस समय के दक्षिण बिहार और आज के झारखंड का इलाका में पदस्थापित था, तो सप्ताह में कम से कम 3 दिन कलकत्ता में रहता था। उस जमाने में कलकत्ता के सड़क पे एक महिला पत्रकार आई थी, शिप्रा दास। शिप्रा दास के बारे में उस जमाने में, आज से 35-40 साल पहले की बात है, उस जमाने में शायद ही हिंदुस्तान का कोई भी अखबार या पत्रिका रहा होगा जो शिप्रा दास के बारे में कहानी नहीं किया होगा। शिप्रा दास अपने आप में एक दृष्टांत बन गई थी भारतीय पत्रकारिता, खास करके फोटो जर्नलिज्म के मामले में। शिप्रा दास उस जमाने में साड़ी पहन के कैमरा उठा के कलकत्ता के सड़कों में चलती थी। कई एक मर्तबा राइटर्स बिल्डिंग के सामने में जो पुलिस और पत्रकारों के बीच में झड़प होती थी, उसमें शिप्रा दास दिखती थी और वो साड़ी पहनी हुई होती थी। कई एक बार उनके ऊपर लाठी प्रहार भी हुआ। कई एक बार बहुत सारी मेहनत और मशक्कत करने के बाद शिप्रा दास भारतीय पत्रकारिता, खास करके फोटो जर्नलिज्म के मामले में अपना स्थान बना पाई। शिप्रा दास का जो भारतीय पत्रकारिता, खास करके जो फोटो जर्नलिज्म के बारे में है, वो अपने आप में एक दृष्टांत है। मेरे साथ काम करती थी इंडियन एक्सप्रेस में उस जमाने में, नई ट्रेनी के रूप में, ट्रेनी फोटोग्राफर के रूप में आई थी रेणुका पुरी। रेणुका पुरी इस 35 साल में इस एक्सप्रेस बिल्डिंग में काम करने के बाद ट्रेनी फोटो जर्नलिस्ट से आज इंडियन एक्सप्रेस की फोटो एडिटर है। एक दूसरी महिला है सर्वेश। सर्वेश वैसे किसी मेन स्ट्रीम अखबार में बहुत दिनों तक काम नहीं की, लेकिन उन्होंने जो फ्रीलांसिंग करके दिल्ली की सड़कों पे यहाँ के जो फोटो जर्नलिस्ट हैं उनके बीच में अपना जो नाम, अपना जो हस्ताक्षर की, वो शायद अपने आप में एक दृष्टांत है। सर्वेश क्या कहती हैं आप आगे देखेंगे, लेकिन सर्वेश का कहना था कि उनकी जब शादी हुई है, बहुत बालपन में उनकी शादी हुई और शादी के 10 वर्ष बाद किसी एक घटना में सर्वेश को अपने पति को छोड़ना पड़ा। सर्वेश को ऐसा लगा था कि शादी होने के बाद भी पति की उपस्थिति में भी वह सुरक्षित नहीं है घर में, और उन्होंने घर के जो चौखट था उसे लांघ दिया। पति या ससुराल का जो परिवार है उसको छोड़ के बाहर आ गई, अपनी जिंदगी को एक नया आयाम देने के लिए। वो शुरू करती है एक छोटा सा काम, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, तो एक छोटा सा काम शुरू करती है। उस जमाने में वो साड़ी में फॉल लगाना शुरू की। उनके मोहल्ले में जो भी लोग रहते थे, जहां उन्होंने एक घर लिया था अलग से रहने के लिए, उस मोहल्ले में जो लोग रहते थे, वहाँ की महिलाएं उन्हें साड़ियाँ देती थी और वो फॉल लगाती थी। उस फॉल लगाने के क्रम में उन्हें पहला जो फॉल लगाया था, वो फॉल में उन्हें 5 रुपया मिला था। यह उनकी अपनी कमाई थी। इस बीच में उनकी मुलाकात एक अन्य व्यक्ति के साथ होती है जो उनके अंदर जो छिपी कलाकारी थी उसको पहचानते हैं। वो उन्हें कैमरा देते हैं और उन्हें कहते हैं कि आपका जो जीवन है यह जीवन फॉल लगाने के लिए नहीं है, आपको अपने नाम का हस्ताक्षर करना है। और सर्वेश कैमरा पकड़ लेती है। जब सर्वेश भारतीय पत्रकारिता में सड़क पे कैमरा लेके आती हैं तो लोग उन्हें बहुत अलग अलग नज़रों से देखता है। खास करके जो फोटो जर्नलिस्ट थे, जो सड़क पे, दिल्ली के सड़कों पे नित्य अपने अपने अखबार और पत्रिकाओं के लिए तस्वीरें खींचते थे, वो उन लोगों की जो नज़र थी वो कुछ अलग हो गई कि इस क्षेत्र में महिला कैसे आ गई।
अब सवाल यह है कि अगर एक पुरुष कोई काम कर सकता है तो महिला क्यों नहीं कर सकती? रेणुका जी, मैं एक कहानी कर रहा हूँ महिला फोटोग्राफर्स पे। दिल्ली में हूँ ही, लेकिन भारतवर्ष के परिप्रेक्ष्य में देख रहा हूँ कि हिंदुस्तान में तकरीबन 1 लाख न्यूज़पेपर्स, पेरियोडिकल्स, मैगजीन्स, वीकली, फोर्टनाइटली ये छपता है। और हिंदुस्तान में जो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के घराने हैं वो जर्नलिस्ट पैदा करते हैं। लेकिन क्या वजह है कि भारत के सड़कों पे जो जर्नलिज्म की सड़क है, उस सड़क पे महिला फोटोग्राफर्स नहीं है? आप चूंकि करीब 25 से ज़्यादा साल, 30 साल आपका हो गया, आप मूल कारण क्या है? आप कैसे आई इस प्रोफेशन में? इस 30 वर्षों में आपने क्या महसूस किया, जरा थोड़ा बताइए। अगर स्टार्टिंग से आप पूछें तो मैंने एजुकेशन के नाम पे अपना बीएफए बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स किया चंडीगढ़ आर्ट्स कॉलेज से। 5 साल की डिग्री में फोटोग्राफी एक सब्जेक्ट हुआ करता था। तो उस समय भी डार्क रूम में हम लोग मुश्किल से 4-5 लड़कियां ही हुआ करती थी। मगर कभी ऐसा नहीं लगा था कि आगे जाके प्रोफेशन बनेगा, क्योंकि आई वॉज रीडिंग ग्राफिक्स। तो ग्राफिक्स में यही सोच के चले थे कि आगे जाके एडवर्टाइजिंग एजेंसी ज्वाइन करेंगे। जब पास आउट किए, बट पास आउट करने से पहले ही मेरी फोटोग्राफी शुरू हो गई थी। शायद ये मेरी डेस्टिनी थी कि मेरी एक कुलीग जो कि एज ए फ्रीलांसर ट्रिब्यून और इंडियन एक्सप्रेस चंडीगढ़ के लिए काम करा करती थी, तो जब वो छोड़ के जाने लगी तो उन्होंने बोला कि आप अपना कोई इंटर्न हमें दे के जाइए। तो शी इंट्रोड्यूस मी, शी सेड कि इनके कुछ फीचर्स आते हैं वीकली, तो उसमें इन्हें 5-6 फोटोग्राफ चाहिए होते हैं, तो आप उनके लिए करो। तो मैंने स्टार्ट किया। फर्स्ट ओल्ड एज पे लेके हमने एक स्टोरी की जिसमें 5-6 फोटोग्राफ पब्लिश हुए और मुझे 500 रुपीज़ मिला, तो जो मुझे लगता था इट्स ए बिग मनी फॉर मी, पॉकेट मनी अच्छा लगा। उसके बाद अगले हफ्ते फिर एक फीचर किया, बच्चों पे किया, तो फिर 500 रुपये मिला। इस तरह से मेरा वो साइड इनकम हो गया था, मगर ज़्यादा नहीं चला वो, क्योंकि वो हर बार नए नए बच्चों को चांस देते थे। तो उसके बाद कॉलेज में एक कंपटीशन हुआ जिसमें एक फोटोग्राफ को प्राइज़ मिला, तो थोड़ा-सा इस तरह से फोटोग्राफी का नॉलेज इंकरेजमेंट हुआ। रहा बीच में। और जब पास आउट किया तो उसके बाद मैंने एडवर्टाइजिंग एजेंसी ज्वाइन किया, जहाँ पे मैं एज ए इलास्ट्रेटर काम करने लगी और जो भी एडवर्टाइजिंग का हमारा काम होता था वो करती थी। मगर एक दिन हमारा कुछ कुमायूं पे कुछ फीचर जा रहा था, तो उनको कुछ फोटोग्राफ चाहिए थे। तो इस बीच मैंने काफ़ी ट्रैवल किया था हिल्स में, तो मैंने उन्हें अपने फ़ोटोग्राफ दिखाए, तो उन्होंने बोला तुम तो बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफ़र बन सकती हो रेणुका। तो मुझे लगा शायद उनको मज़ाक में बोला गया है, बट उन्होंने बोला मैं मज़ाक से हट के कह रहा हूँ कि इस फ़ील्ड में महिलाएँ नहीं आती हैं, और जबकि तुम्हारे पास इतना अच्छा आय है, तो तुम्हें इसमें जाना चाहिए। तो उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया कि मेरे राष्ट्रीय सहारा में एक दोस्त हैं, एक बार आप उनसे मिल के आइए। तो उनके कहने में मैं उनसे मिलने गई। तो मिस्टर निझावन उस समय अपनी इंग्लिश की मैगज़ीन निकालने के उसमें थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि हमारा पहले अपना काम दिखाओ, काम दिखाया। तो उन्होंने बोला हमारा एक वीकली कॉलम आता है हिंदी में कि बूझो तो जाने, जिसमें मैंने अपना माइक्रो फोटोग्राफी का काम दिया। जैसे कि करेले में लाल रंग डालने से करेला कैसे अपना कलर छोड़ता है, या उसके बीज का और उसके अंदर के जो रेशे हैं वो कैसे डेवलप होते हैं। इस तरह की माइक्रो फोटोग्राफी देख के लोगों ने उसमें इंटरेस्ट दिखाया। तो ये कॉलम भी मेरा काफ़ी टाइम तक चलता रहा वहाँ पे। बट अनफॉर्चुनेटली उनका मैगज़ीन डिले होता गया, और इस बीच मैं फील्ड में लोगों को जानने लगी, लोगों ने मुझे इंट्रोड्यूस किया और फिर मैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस में आ गई। ज्वाइन किया एज ए ट्रेनी। ये साल कौन सा तो था? ये मैंने 96 में ज्वाइन किया। ओके, ठीक है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि हम महिलाओं को अवसर देते हैं अथवा नहीं। अगर भारतीय पत्रकारिता को देखते हैं इन इन 5 दशकों में, तो मुझे लगता है कि महिलाओं को इस क्षेत्र में अवसर नहीं मिला, या फिर महिलाएं इस क्षेत्र में जाने के लिए बहुत हद तक अपने आप को मजबूत या दुरुस्त नहीं कर पाई। क्योंकि पत्रकारिता में जो रिपोर्टिंग का साइड है या फिर जो सबिंग का जो डेस्क का साइड है वो अलग अलग है। रिपोर्टिंग करने के लिए सड़क पे आना पड़ेगा, चाहे सुबह शाम रात,
बारिश, ठंडी, गर्मी, कोई भी मौसम हो, हमें स्पॉट पे रहना होगा। यह अलग बात है कि आज की तारीख में स्पॉट पे रिपोर्टर्स कितना जाते हैं या कितना उपस्थित रहते हैं, यह मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हमारे ज़माने में हम लोग जो रिपोर्टर्स थे, तो हम लोग स्पॉट पे पहले पहुंचते थे, कभी कभी कैमरामैन से भी पहले पहुंचते थे। क्योंकि हम में, एक रिपोर्टर में और एक कैमरामैन में जो बेसिक डिफरेंस है, जो अंतर है, कैमरामैन को स्पॉट पे रहना ही होगा, क्योंकि उसे तस्वीर क्लिक करनी है और तस्वीर कभी झूठ नहीं बोलती। हम तस्वीर को बना नहीं सकते हैं। आज की तारीख में यह अलग बात है कि अगर हम किसी को माल्यार्पण कर रहे हैं या किसी को सम्मान दे रहे हैं, तो उन्हें फिर बोलते हैं कि एक बार फिर पुष्पमाला उन्हें दीजिए या फिर उनको पहना दीजिए, तस्वीर नहीं बनी है। लेकिन अगर कोई ट्रेन एक्सीडेंट होता है, तो ट्रेन एक्सीडेंट में जो तस्वीर बनेगी, पहली तस्वीर, वो अगर फोटोग्राफर वहां नहीं होगा, या एक्सीडेंट के बाद भी अगर ऐसी कोई तस्वीर बनती है, तो वहां पे फोटोग्राफर्स नहीं होगा, या हो ही नहीं सकता। पिछले दिनों एक प्लेन क्रैश हुआ था, वहां पे एक सोशल मीडिया पे पहला जो पोस्ट हुआ, वो हुआ था मोबाइल से। किसी ने प्लेन को गिरते हुए एक मोबाइल किया था, जो तस्वीर हिट किया। यह क्षण भर की बात है, और यही क्षण भर, क्योंकि क्लिक क्लिक करने में जो समय लगता है, यही एक कैमरामैन की जिंदगी को बनाता है। आप ये बताइए कि इन करीब करीब 3 साढ़े 3 दशक से आप भारत की पत्रकारिता, जो फोटो जर्नलिज्म में, इसमें है, आप इन 30 वर्ष 35 वर्षों में क्या महसूस किया हिंदुस्तान के फोटो जर्नलिज्म के मामले में, जहां तक महिलाओं का सवाल है? और महिलाएं क्यों नहीं आ क्यों रही नहीं हैं, आ रही? कम आ रही हैं? बिल्कुल। देखो, इसमें ना बहुत सारी 35 साल पहले महिलाएं भारत नहीं आया करती थी ज़्यादा। इक्का दुक्का मैंने महिलाएं देखी। मैंने सिर्फ शिप्रा दास को देखा था और सुन रखा था कि हुमायूं वीरवाला पहली फोटोग्राफर है। जब मैं आई तो उसमें बहुत सारी तकलीफें हुई। लोगों के जो कमेंट्स आते हैं, जो हमारे कलीग्स होते हैं, जो इसमें मेल फोटोग्राफर होता है, क्योंकि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है और मेल डोमिनेटिंग काम है ये। बिल्कुल। इसमें ना आना उसके कई सारे कारण हैं। घर का दबाव, समाज का दबाव, क्योंकि ये 10 to 5 जॉब नहीं है। इसके ये जॉब ना होने से तो क्या है कि आपको फील्ड में कब कहाँ क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। तो इससे क्या होता है कि हम रात के 12 बजे भी हो सकता है और सुबह 5 बजे भी हो सकता है। तो इससे क्या होता है कि हमारा ये कहते हैं, अरे ये तो 12 बजे आती है, ये तो ऐसी होती है। तो जो हमारे को कमेंट्स मिलते हैं, काम को तो कोई समझता नहीं है कि 10 किलो का बोझ उठा के और जाना आना, ये सब भागना दौड़ना। तो इस वजह से भी महिलाएं नहीं आती हैं। फिर उनकी अपनी पर्सनल होती है, पीरियड्स होती हैं, पीरियड से कहीं बाहर वॉशरूम नहीं होते हैं, उससे भी बड़ी दिक्कत होती है। सारे दिन वो उनको बहुत सारी, मैंने एक किताब लिखी थी महिला फोटोग्राफर पे, तो उसमें ये भी बताया कि मैं पूरे पूरे दिन वो महिला वॉशरूम जाने के लिए तरसती थी, तो उससे उसको इन्फेक्शन हुआ, बीमार हो गई है। तो इसमें बहुत सारी तकलीफें हैं। घर में बच्चों को भी देखना है, कई बार शादी हो जाती तो बच्चों को भी देख रहे हैं, घर के पेरेंट्स को भी देख रहे हैं कई बार, और खाना भी बनाना होता है। तो इस वजह से इसमें मेरे को लगता है कि महिलाएं थोड़ा कम आती हैं, क्योंकि इसमें जिम्मेदारी ज़्यादा। फोटोग्राफी की जहाँ तक बात है, तो जो विजन इंडियन एक्सप्रेस कर रहा है, या जो विजन टेलीग्राफ कर रहा है, वो विजन शायद किसी दूसरे अखबार का मैं नहीं जानता हूँ। या बिल्कुल सही बात बहुत है। पहले 90s के, या उससे भी पहले 70s 80s में इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया छपता था, बिल्कुल सही। करंजा साहब और सब जो लोग थे, हाँ, वहाँ पे फोटो का जो डिस्प्ले होता था, उस डिस्प्ले से राइटर्स की कहानी को लोग कम पढ़ते थे, फोटो देखते थे। आज की तारीख में
फोटो के लिए अखबार में या मैगजीन में स्पेस नहीं है, धीरे धीरे खत्म हो रहा खत्म। है। ऐसा बिल्कुल क्यों सही हुआ? बात है। देखिए, जो पहले अपॉर्चुनिटी एक फोटोग्राफर को मिलती थी, आज वो नहीं मिलती है। पहले आप कहीं पे भी जाते थे तो एज ए फोटोग्राफर आपको आपका स्पेस मिलता था, आपके लिए ओपन हाउस होता था। आज आप जाइए, आप देखिए पार्लियामेंट जैसी इतनी बड़ी जगह जहां हमने इतने सालों काम किया, आज हम लोग जा ही नहीं पा रहे हैं। खाली लोकसभा के या एजेंसी वाले जा रहे हैं। अगर हम लोग जाएंगे नहीं, तो कुछ फिर शूट ही नहीं कर पाएंगे, शूट नहीं मिलेगा, तो डिस्प्ले मतलब कंपनी भी क्या करेगी बताइए। इसमें किसी भी पेपर का दोष नहीं है। इसमें ये है कि जो सिस्टम चेंज हो रहे हैं, उस सिस्टम के साथ सभी ढलते जा रहे हैं, चाहे वो फोटोग्राफर्स हैं या कंपनीज हैं। तो अब हम लोगों के लिए ज़्यादातर बचता क्या है, फीचर फोटोग्राफी। और हर पेपर का एक लिमिटेशन होता है फीचर को लेके, तो बिल्कुल। आप उसी लिमिटेशन में रह के काम करते रहते हैं। जयप्रकाश नारायण के उस संपूर्ण क्रांति में के दौरान में पटना के जो कैमरामैन थे वो तो थे ही, दिल्ली से उस समय स्टेट्समैन के चीफ फोटोग्राफर रघु राय साहब पटना पहुंचे थे। पिछले दिनों रघु राय साहब से बात हो रही थी, उनका एक इंटरव्यू कर रहा था, तो उन्होंने उस दृश्य को, जब मैं भी बताया कि किस किस तरह से वो घटना हुई थी, एक कैमरामैन का एक स्पॉट पे रहना कितना महत्वपूर्ण होता है। जब जयप्रकाश नारायण के जुलूस निकाल रहे थे, रघु राय उनके साथ पूछ के उनके जीप पे सवार हो गए थे ताकि बेहतर तस्वीर बने। उनके साथ शुरुआत में 10-5 लोग थे, लेकिन जैसे जैसे कदमकुआं से वो आगे निकलते हुए पटना के इनकम टैक्स बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहे थे, इनकम टैक्स चौराहे की तरफ बढ़ रहे थे, लोगों का जो भागीदारी है वो भागीदारी बढ़ता चला जा रहा था। इनकम टैक्स बिल्डिंग के पास, इनकम टैक्स चौराहे के पास में जब जयप्रकाश नारायण पहुंचे थे, वहां पे पटना पुलिस की तरफ से बहुत सारी बाधाएं हुई और उसी में अश्रु गैस के गोले छोड़े गए, उसी में लाठीचार्ज हुआ। तो जयप्रकाश नारायण के जीप के आगे में, या जयप्रकाश नारायण जहां बैठे हुए थे उससे 5 कदम पीछे जो कुछ लोग जीप पर बैठे हुए थे, उसमें एक महिला और थी जो आज की तारीख में एक वरिष्ठ पत्रकार की पत्नी भी है। इसी अखबार में वो अपना जीवन गुजारे। पटना के हैं सुरेंद्र किशोर जी। सुरेंद्र किशोर जी की पत्नी उसी जीप पे बैठी हुई थी। मैंने कहानी भी किया था इसका। तो जैसे ही पटना पुलिस ने लाठी प्रहार किया जयप्रकाश नारायण के सर पे, रघु राय क्लिक क्लिक कर दिया। यह तस्वीर क्षण भर की थी, लेकिन उसी क्लिक में रघु राय का करीब 3 फ्रेम बना था। उस समय जो कैमरा था वो डिजिटल नहीं था। वो तस्वीर स्टेट्समैन के प्रथम पृष्ठ में। कहानी, फिर यहाँ पे आता हूँ कहानी। एजेंसी ने इस कहानी को क्रिएट किया। पटना ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के दिल्ली तक के अखबारों में यह कहानी प्रसारित हुआ, लेकिन तस्वीर नहीं थी। तो जब यह कहानी प्रसारित हुआ तो उस समय संसद चल रहा था। स्टेट्समैन ने जो कहानी किया तो सभी लोगों ने उस कहानी को धिक्कार दिया, यह गलत है, जयप्रकाश नारायण पे लाठीचार्ज हो ही नहीं सकता। लेकिन लाठीचार्ज हुआ था। तीसरे दिन रघु राय साहब पार्लियामेंट पहुंचे थे, तो कुछ लोगों ने, कुछ सांसदों ने उनसे कहा कि यह क्या खबर छप गया आपके अखबार में। तो रघु राय साहब फोटो निकाले और दिखाए कि यही फोटो है। तो सभी लोग हक्का पक्का रह गए। मैं इसका दृष्टांत यहाँ पे इसलिए दे रहा हूँ कि तस्वीर झूठ नहीं बोलती। साल में आपने इस प्रोफेशन में जी, किस किस क्षेत्र में काम किया है? देखिए मैंने जब स्टार्ट किया तो
औरतों के लिए उस समय इतना अपॉर्चुनिटी नहीं होता था। जब मैंने ज्वाइन किया तो सबको लगता था थोड़ा टाइम करके शौकिया करेगी चली जाएगी। तो बहुत ही सॉफ्ट असाइनमेंट दी जाती थी मुझे। भैंस के 3 बच्चे हुए, पार्क में कूड़ा है, इस तरह की कॉलोनी कॉर्नर्स और छोटे-मोटे फीचर्स इस तरह से मिलने शुरू हुए। धीरे-धीरे इंटरव्यूज़ हुए, फिर धीरे-धीरे थोड़ा-सा 1-2 बार ऐसा इंसिडेंस हुआ कि मायावती का इंसिडेंस हुआ जिसमें कि ऑफ़िस में कोई ना होने की वजह से मुझे भेज दिया और वो थोड़ा-सा बड़ा जी। हो गया। तो उसमें मैं इतनी हाइलाइट हो गई कि लोगों को लगा कि ये हैंडल कर सकती है। फिर उसके बाद मैं फ़ैशन करना चाहती थी कि फ़ैशन लैक्मे फ़ैशन वीक उस समय बहुत अच्छा माना जाता था। मगर जब मैंने बोला कि मुझे भी करना है तो मेल मेंटालिटी कि तुम क्या करोगी लड़कियों को देख के, लड़कों को जाने दो। तो बड़ा खराब लगता था कि यार इतने अच्छे कपड़े भी देखने को मिलते हैं, इतना अच्छा मतलब कलर्स, लाइटिंग सब कुछ प्ले है, मगर तुम नहीं कर रहे क्योंकि सारे मेल कर रहे हैं। मगर फिर उसमें भी जब मौका मिला तो मुझे लगा मैं कैसे अपने आप को प्रूव करूँ। तो मैंने ग्रीन रूम को चुना। ग्रीन रूम यानी कि जहाँ पे लड़कियाँ तैयार होती हैं। तो मैंने उस सब्जेक्ट पे काम करना शुरू किया। उस सब्जेक्ट को देख के मेरे को अच्छा फ़ोटोग्राफ का डिस्प्ले भी मिला और एक एप्रिसिएशन भी मिला कि एक विमेन के तौर पे मैं अलग क्या कर सकती हूँ। तो लोगों ने, मेरे बॉसेस ने भी उस तरह से सोचना शुरू किया, तो मैंने भी वैसे सोचना शुरू किया। इसी तरह से जैसे सहवाग की शादी हुई। सहवाग की शादी एक ऐसा था एपिसोड जिसमें पूरी इंडिया के फ़ोटोग्राफ़र्स लगे हुए थे। किसी की एंट्री नहीं हो रही थी। मगर समहाउ मैं बीइंग ए फीमेल अपना सॉफ्ट कॉर्नर लेते हुए कह सकते हो या जो भी कहिए, मैंने यूज़ किया उसको और मुझे मालूम था कौन-कौन उसमें इनवाइटेड है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं आपके साथ चल सकती हूँ? तो उन्होंने बोला आप हमारी बेटी बन के चलिए और वो मुझे लेके गए। साहिब सिंह वर्मा जी मुझे साथ लेके गए और मैंने वो फ़ोटोग्राफ किया। तो अगले दिन इंडियन एक्सप्रेस के अलावा किसी के पास वो फ़ोटोग्राफ नहीं था। तो इस तरह से बीइंग ए फीमेल मैंने ये किया। जब उसकी एंगेजमेंट हुई तो मुझे लगा कि यार बाय हुक एंड क्रुक फोटोग्राफर का काम क्या है, फ़ोटो लेना, तो कैसे लिया जाए। मैं किचन में गई होटल की, वहाँ पे मैंने बोला कि मैं देखना चाहती हूँ कौन सा केक है। उन्होंने बोला ये केक है। तो मैंने बोला ठीक है चलिए मैं लेके चलती हूँ। उनको लगा मैं इनकी तरफ से हूँ, इनको लगा उनकी तरफ से। वो केक लेके जाते-जाते तक स्टेज पे आते ही जैसे ही वो लोग आए मैंने फ़ोटोग्राफ लिया और मैं बाहर। मेरा काम हो गया था। अगले दिन भी पब्लिश दोज़ फ़ोटोग्राफ। इसलिए मैंने सोशल इश्यूज़ पे, वुमेन्स इश्यू पे, फिर इसके बाद मुझे जब मौका मिला तो मैं तिहाड़ की तरफ रुख किया। तिहाड़ मेरा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रहा और उस पे मैंने फिर बुक किया, एग्ज़िबिशन्स की, तो उससे मुझे काफ़ी नाम मिला और उससे मेरी एक पहचान बनी। उसी पहचान को लेके फिर वुमेन इश्यू जैसे आप एक कर लेते हैं, तो लोगों को लगता है कि मे बी आई हैव ए इंटरेस्ट फॉर दैट ओनली। तो इसी तरह से मुझे एक इमली करके बुक करने पे भी मिला, जो कि वुमेन मेंटली चैलेंज वुमेन जो होती हैं, जो रोड साइड बैठती हैं, उनका प्रोजेक्ट था। तो मैंने वो भी किया। इस तरह से जो-जो प्रोजेक्ट मेरे पास आते रहे, मैं करती रही। सबसे बेहतर अभी तक के जी। 30 साल में सबसे बेहतर असाइनमेंट आपका कौन-सा था? पॉपुलैरिटी के हिसाब से पूछें तो मुझे उस दिन बहुत पहली बार अच्छा लगा कि अ, एक पार्लियामेंट में जहाँ हम सारे फ़ोटोग्राफ खींच रहे हैं और मेरी एक फ़ोटोग्राफ को अगले दिन प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं और बोलते हैं कि ये बेहतरीन तस्वीर है। तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा था कि एक एक्नॉलेजमेंट, अगर आप इतने, क्योंकि उससे पहले लोगों को लगता था कि अच्छा बीइंग ए फीमेल इसको प्रमोट किया जाता है या बीइंग ए फीमेल इसको सॉफ्ट कॉर्नर था तो ये आगे कर दिया। मगर जहाँ पे सारे ही खड़े हैं और तुम अपना काम करते हो तो वहाँ पे तुम एप्रिसिएशन नज़र लाते की हो, बात है, हाँ। तो शायद मेरे ख्याल से वो एक अच्छा मोमेंट था। इसके अलावा मुझे, मैंने प्रतिभा पाटिल पे, अपनी राष्ट्रपति पे उनके गौरव को लेके कि एक प्रधानमंत्री के अलावा एक प्रेसिडेंट का क्या रोल है, वो कितनी पावरफुल है, उसको लेके मैंने उनके साथ काफ़ी टाइम तक काम किया। तो वो भी मेरा एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट रहा।
देखो मैं बता दूं, मेरी छोटी उम्र में शादी हुई थी। 10 साल पति के साथ रही थी। पति शराबी और फिजिकल बहुत टॉर्चर करता था। 10 साल उसके साथ गुजारे। एक घटना हुई कि घटना क्या होती, मैं बनिया परिवार से हूँ, तो उसमें कहा था कि ससुराल से ही अर्थी निकलनी चाहिए आपकी, घर छोड़ के कभी मत आना, मायके वालों ने कह दिया था। मारता है तो क्या हो गया, तुम्हें मारता है तो वो दूसरी शादी करना चाहता था, क्या हो गया, उसको भी तो बच्चा चाहिए। एक घटना हुई कि मैं एक छोटा कूड़ा अपनी खिड़की से मेरे हाथ से नीचे गिर गया, पड़ोसी के हाथ में गिर गया। वो मेरे से ऊपर लड़ने आया और उसने कहा कि 11, मैं कहा भाई साहब मेरे से गलती हो गई, मेरे से। वो नहीं माना, कहता तुझे उठा के फेंक दूंगा। मेरा पति घर में ही बैठा था। तुझे उठाकर फेंक दूंगा मतलब वो मुझे टच करता ना, उठा के, पता नहीं मेरे अंदर क्या हुआ, मैं ब्लास्ट हुई और वो तो मेरे गुस्से से को देख के चला गया। और पहली बार मेरे पति ने कहा कि मैंने कहा तुम्हें बोलना चाहिए था। उसने आग में घी का काम किया, मैं तेरे लिए बोलता क्या। बस उसके बाद मुझे सोचने पे मजबूर किया कि कि अगर कल को मेरा, मैं तो सोचती थी पति परमेश्वर होता है, पति रक्षा करता है, अगर कल को मेरा बलात्कार भी हो गया तो कुछ भी नहीं करेगा। बस इसी इसी ने मेरे को अपने ऊपर पैरों पर खड़े होने की वो कर दिया। उससे 10 साल गुजार दिए थे। फिर मैंने आस पड़ोस के में फॉल लगाए, तो मेरे 5 रुपए, पहला पहला फॉल का पैसा मेरे को 5 रुपया मिला। उस 5 रुपए ने मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस दिया। मैंने कहा 5 रुपए, ऐसे ऐसे करके मैंने 1000 रुपए जोड़ लिए। निटिंग करती थी, स्टिचिंग करती थी, 1000 रुपए जोड़ लिए। तो फिर उसमें भी मेरे को ज़्यादा नहीं लगा, मैं ब्यूटिशियन का काम सीखा। तो मेरे पति ने मेरे को घर से निकाल दिया था और काफ़ी ये कर दिया था, तो मैं शेल्टर होम में रहती थी। ब्यूटिशियन का काम डोर टू डोर करती थी और मैं कमाने लगी थी, क्योंकि सिंपल हाउस वाइफ थी। फिर मेरे जो मैंने बताया ना, एक व्यक्ति से मुलाकात हुई देहरादून वो के, आपके बाद हुआ। उन्होंने मुझे कैमरा दिया, कहते तू एक्टिव बड़ी है, कैमरा कर सकती तो है। फैमिली से निकलने के बाद फिर कभी वापस घर में जाने की चाहत नहीं हुई? मेरे को 3-4 साल तो मैं घर गई नहीं। जब मेरा थोड़ा थोड़ा नाम हुआ, कुछ हुआ, तो एक बार मैं गई। मैंने कहा देखो, कहते हाँ हाँ हम देखते हैं, मेरा छोटा भाई बोला। फिर थोड़ा सा ये करा, मैंने कहा ये मेरे को निकाल रहे थे, फिर थोड़ा ठीक हुआ। फिर मेरे पेरेंट्स मेरे पास भी आके रहने लगे। मैं कम जाती हूँ, अभी भी मैं कम जाती हूँ। मुझे लगता है कि नहीं, मेरी पहचान काम से, और मेरे को जब वक्त पे साथ नहीं दिया तो फिर तो तो कोई क्या परिवार, मेरा तो परिवार मैं खुद बनाती हूँ, रिश्ते मेरे वो रिश्ते हैं। आप दोस्तों के मेरे अपने रिश्ते हैं, दोस्तों के बच्चे मेरे अपने हैं, तो मैं ऐसा मानती हूँ। पिछले 50 वर्ष में जिस तरह से भारतीय पत्रकारिता में विकास हुआ, डिजिटल इंडिया बनने के बाद या डिजिटलाइजेशन होने के बाद, जिस तरह से अखबार पत्रिका या अन्य क्षेत्र में जो प्रचार प्रसार के क्षेत्र है उसका जिस तरह से विकास हुआ, वो विकास महिला पत्रकारिता में, महिला छायाकार के दृष्टिकोण से नहीं हुआ। क्या वजह है कि आज मीडिया में, चाहे वो प्रिंट टेलीविजन की बात छोड़ दी, जी मीडिया में कैमरामैन या कैमरा वुमेन लड़कियां इस फील्ड में नहीं आ रही? देखिए, ये प्रोफेशन ऐसा नहीं है कि अब नहीं आ रही, काफ़ी आ रही हैं, मगर ये बहुत ही डिमांडिंग है, टाइम डिमांडिंग है, स्ट्रेंथ डिमांडिंग है, बहुत कुछ इसमें लगता है। जब मैं आई थी तो शायद मैं इतनी प्रिपेयर नहीं थी कि मुझे क्या-क्या करना होगा, और एक्सीडेंटली मैंने जॉइन किया, मगर स्ट्रगल देख के मैं हटी नहीं। मेरे सामने बहुत सारी, मेरे अंडर भी बहुत सारी लड़कियाँ आईं, जो कि एमबीए करके भी आई थी, जिनको अपना पैशन था कि फ़ोटोग्राफ़ी करनी है, रेणुका जी हमें भी करनी है। तो मोस्ट वेलकम, आइए, किया 2 साल, 4 साल, अरे पैसा ही नहीं है, चले गए। अरे वो चीज़ नहीं है, वो मज़ा नहीं है, वो ग्लैमर नहीं है, वो किक नहीं है, करके चले गए। तो उन्होंने फ़ोटोग्राफ़ी चाहे नहीं छोड़ी, उन्होंने मगर अपना एरिया अलग कर एरिया अलग कर लिया। किसी ने जैसे पैसे के लिए फ़ॉरेन मैगज़ीन्स पकड़ी, किसी ने कुछ किया, तो इस तरह से सबने अपने आप को अलग-अलग राहों में बाँट लिया। क्योंकि जर्नलिज़्म में आप देखें तो सच में इतना पैसा नहीं है, नहीं है। और हार्ड वर्क
आपकी फैमिली लाइफ, आपकी अपनी टाइमिंग, अपनी प्रायोरिटीज़ कुछ नहीं रहती हैं। आपका अपना, यहाँ तक कि बीइंग ए फीमेल, अगर आप सोचें कि आप बिल्कुल औरतों की तरह तैयार त्यूर होके घूमें, ये सब ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपना ड्रेसअप भी अपने प्रोफेशन के हिसाब से होना बहुत ज़रूरी है। जो आप कैसे आई? मैं तो देखो, मैं बाई चांस नहीं आई हूँ, बाई चॉइस नहीं आई हूँ, बाई चांस आई हूँ। मुझे किसी ने कैमरा गिफ्ट किया, क्योंकि मैं छोटी उम्र में मेरी शादी हो गई थी। मैंने अपना घर विद्रोह किया 10 साल पति के साथ रहने के बाद, क्योंकि मैं तो सिंपल हाउस वाइफ थी, पढ़ी लिखी भी नहीं थी। फिर मैंने बाहर निकाला, 10 साल बाद मेरे को आया कि नहीं, मेरा भी है, कुछ घटना हो गई थी। तो तब मैंने ये निकाला अपने आप को। फिर शेल्टर होम, मेरे पेरेंट्स ने मना कर दिया था कि पति का घर छोड़ के हमारे घर मत आना। अब कहाँ जाती, शेल्टर होम में रही। शेल्टर होम में मेरी किससे मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि, उन्होंने कुछ क्या देखा मुझे नहीं पता, कहा कि तू पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं है, फोटोग्राफर बन सकती है। तो उन्होंने मुझे कैमरा दिया पेंटेक्स K1000। बस उसको लेके मैंने सीखा स्पीड अपर्चर क्या होती है, क्या नहीं, तो ये सब सीखा। सीखने के बाद, क्योंकि पहले फोटोग्राफी में बहुत पैसा लगता था, स्ट्रगल बहुत था, खाने को नहीं होते थे फोटोग्राफी में। जब एक बार अखबार में नाम आया तो जुनून हुआ कि नहीं, मैं भी फोटोग्राफर बन आप सकती हूँ। शुरू की हैं पेंटेक्स से, पेंटेक्स K1000 और आज कौन सा कैमरा आपके पास? मेरे पास। उसके बाद मैंने निकॉन कैमरे के अलावा कोई कैमरा नहीं बदला। निकॉन का था, रोल वाला था, बड़ा फेमस कैमरा था, तो वो लिया। आज डिजिटल है, तो मैं कैमरे निकॉन के अलावा कुछ नहीं। वो एक बार लिया था, उसका थोड़ा खराब हो गया था 3-4 साल बाद, तो फिर मैंने ये निकॉन लिया। आप किस किस अखबार में या किस किस पत्रिका में काम की, या फ्रीलांसिंग करती रही? मैंने ज्यादातर फ्रीलांसिंग की है। छोटे मोटे अखबारों को तो क्या नाम लेना, उसमें पैसे भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था। मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में पढ़ने वाली बहुत सारी लड़कियों से भी पूछा, सभी का उत्तर एक ही है कि वह बहुत मेहनत का काम, और वो मेहनत नहीं करना चाहती। इतनी मेहनत नहीं हो सकता, वो सड़क पे दौड़ नहीं सकती, डिमॉन्स्ट्रेशन को कवर नहीं कर सकती, गोली चलती रहेगी तो वो वहां बीच में नहीं हो सकती। लेकिन ये गलत। दिल्ली ऐसे शहर में आमतौर पे कहा जाता है कि लड़कियां यहाँ सेफ नहीं है। जी, बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, बहुत जगह की बिल्कुल। घटनाएं, मीडिया भी उससे अछूता नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही बात। और मीडिया में जब हम कैमरामैन या डार्क रूम की बात करते हैं, तो क्या आप यह मानती हैं कि अगर लड़कियां कैमरामैन बनती है, कैमरामैन आती हैं इस प्रोफेशन में, तो वो सेफ है, या सेफ्टी की कोई बात, अनसेफ्टी की कोई बात है? अगर ऐसी बात है तो फिर हम खाली कैमरा वुमेन को क्यों बोले? हर प्रोफेशन में यही है। आज के टाइम पे कौन सा प्रोफेशन ऐसा है जिसमें वुमेन्स बाहर नहीं है? आप अगर मेडिकल में भी देखें तो नाइट ड्यूटी वहाँ पे भी हो रही है। अगर आप एक पीआर जॉब देखते हैं तो वहाँ पे भी हो रही है। डिलीवरी गर्ल्स हैं, वो भी फील्ड में हैं। तो फील्ड में आप अपने आप को कितना सिक्योर बना के चलते हैं, ये आप पे भी डिपेंड करता है। और दूसरा, सबके लिए एक जैसा है। मैं नहीं ये मानती कि इस प्रोफेशन में सेफ्टी नहीं है और इस प्रोफेशन में सेफ्टी है, ऐसा कोई मापदंड नहीं है। मैं आपको पिछले 35 साल से देख रहा हूँ, जी। सड़क पे देख रहा हूँ, और यह भी महसूस कर रहा हूँ कि शायद आपको जो मेल डॉम है, मेल फोटोग्राफर्स, वो आपको साइडलाइन नहीं करते हैं, जो मैं देखा हूँ। आप इस पे ज़्यादा बताएंगे, क्या ऐसा महसूस किया है कि कभी? मैं बताती हूँ, देखिए, जब तक आप अपने कुलीग्स को अपना दोस्त समझ के काम करते रहेंगे। शुरू में ऐसा होता था मेरे साथ कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, छोटी है, आने दो। मैं धीरे 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 जब उनके को लगा कि मेरा लेवल उनके लेवल तक पहुंच गया, तो वो कंपटीशन, फिर तुम हटो, लड़कियां हो तो तुम ये करोगी, तुम आगे आ जाओगी। धीरे धीरे ये चीज उनमें चेंज देखा मैंने, पोजीशन, कि जब आपकी पोजीशन बढ़ती है तो आपके अपने ही दोस्त या अपने ही कुलीग्स आपको थोड़ा सा सेटबैक करने लगते हैं। कि शुरू में तो वो आप पे पिटी फील कह लो
या कहो कि अरे नहीं लड़की आने दो, क्या फर्क पड़ रहा है। बट जब उन्हें लगता है कि नहीं यार, यहाँ पे क्वेश्चनिंग आ रही है मेरी जॉब पे, तो वो फिर कंपटीशन वाली बात होती है, फिर उसमें कोई लड़का अंतर। कोई लड़की नहीं है। और फील्ड में ये है कि आप जितना मिल के काम करेंगे उतना अच्छा होगा। अगर आप सोचें कि बीइंग ए फीमेल आपको रेड कार्पेट मिले, तो ऐसा नहीं होता है। हाँ, हम लोग आपस में एडजस्ट जरूर करते हैं कि मैं शॉर्ट हाइट हूँ तो आप रेणुका, बहुत सारे मेरे कुलीग्स हैं बोलते हैं हाँ वी आर टॉल रेणुका, तो आप आगे खड़े हो आगे आ जाओ। जाओ। तो ये रिस्पेक्ट अगर वो करते हैं तो मैं भी ध्यान रखती हूँ कि मैं खड़ी ना हूँ या मेरा कैमरा किसी तरह से उनको डिस्ट्रैक्ट ना करे। तो ये आपस की हमारी फोटोग्राफर कम्युनिटी की अंडरस्टैंडिंग होती है, जो कि आजकल के टाइम में जो नए बच्चे आए हैं वो इतने इनसिक्योर होते हैं कि वो सीनियोरिटी को, इन सब को बहुत पीछे कर देते हैं। भी नहीं था। 18 साल फ्रीलांसिंग किया। उस 18 साल की फ्रीलांसिंग में मैं जितना स्ट्रगल किया है और मेरे को जितना घूमने को मिला है, क्योंकि मैं घर से निकली नहीं थी और घूमी मैं, इस कैमरे ने मुझे बहुत घुमाया, बहुत परेशानियां झेली, लेकिन फिर भी ठीक है। पहले रोल डेवलपमेंट के पैसे ये होते थे, इसके कहाँ आते, तो स्ट्रगल करती थी, लंगर में रोटी खाई, तो पैसे इसमें काफ़ी कंज्यूम होते थे। आजकल तो डिजिटल है, 1 मिनट में ही फोटो बाहर चली जाती है। पहले रोल डेवलपमेंट, कटिंग, फिर फोटो भेजना, ये सब करना। उसी फ्रीलांसिंग के दौरान मैंने कारगिल वॉर किया। फ्रीलांसिंग में आपने कोई स्पेशलाइज एरिया चुना कि नहीं? अगर 18 साल आप इसमें काम किए तो ट्रैवल ट्रैवल, ट्रैवल किस तरह का ट्रैवल? मैं सब तरह का, जंगल ट्रैक, राजेश इसका कोस्टल ट्रैक, कल्चर दिखाना, जगह जगह गांव में जाना, हर तरह की फोटोग्राफी की है। फिर 2001 में मैंने महिलाओं पर एक बड़ी फोटोग्राफी एग्जीबिशन की, उससे मेरी पहचान बनी। और मैंने वो जो ट्रैवल में जो मेरे को काम मिला है, गांव गांव में जाके बीइंग ए वुमेन मैं जाती थी, उनके काम को समझती थी, वो मुझे बहुत किया है। लोग में महिलाएं मेरे से क्लोज हो जाती थी। बिल्कुल। तो फिर मैंने एग्जीबिशन की, उस एग्जीबिशन ने मेरे को बहुत पहचान दिलाई। मैंने महिलाओं पर की थी। किस तरह का पिक्चर के क्या तथ्य क्या था? पिक्चर में मेरा उसका एग्जीबिशन का नाम था वुमेन इज टाइम्स ऑफ फ्लक्स, और उसमें थीम थी बचपन से लेके बुढ़ापे तक, गांव से लेके शहर तक की, उसके काम, उसका फैशन शो, उसका सारी चीज, क्या नहीं था उसमें। बचपन की भी थी, वो बुढ़ापे की महिला भी थी जो इतना बड़ी नथ डाल के एक दूरवर्ती गांव में रह रही है। तो मेरे पास वो सारा ये था, और लोगों ने उस एग्जीबिशन को इतना पसंद किया, इतना पसंद किया, मैं बता नहीं सकती। उससे ब्रेक मेरे को उससे ही मिला है, पहचान मिली है उससे। हिंदुस्तान में आज 28 राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसमें कितने राज्य के गांव में आप पहुंची हैं एज ए फ्रीलांस फोटोग्राफर? देखो, राज्य तो मैं तकरीबन अंडमान को छोड़ के, अंडमान लक्षद्वीप को छोड़ के तकरीबन मैं सभी जगह गई हूँ तकरीबन। मैंने ईस्टर्न घाट हो चाहे वेस्टर्न घाट हो, चाहे वो कुकीज़ हो जो अलग से साड़ी पहनती हैं, कुकी महिलाएं हैं। कर्नाटक से आगे एक जगह है, मैं नाम भूल गई, इतना हाँ, ट्रैवल ठीक है। किया है मैंने। फिर मैंने हिमालय से लेके कोल माइंस तक मैंने ये किया है। कोल माइंस किए? कोल माइंस भी कहाँ बहुत किया है। मेरे फोटो फीचर मैंने बिहार किया, झारखंड किया, कोल माइंस मेरे फोटो फीचर बहुत छपे हैं। और हिमालय की मैं आज की डेट में 22,000 की हाइट तक गई हूँ। शायद डोलमा पास 19,000। कारगिल में आपको जाने के लिए मना किया था ना कोई? नहीं, मुझे किसी ने, फ्रीलांसर था तो कोई क्यों मना करेगा। और दूसरी बात यह है कि आप मरने के लिए कोई क्यों जाएगा। जब में हम फ्लाइट में थे तो हम 4 फोटोग्राफर थे, सारे मेल थे, और कुछ बीएसएफ के लोग थे, आईटीबीपी के। हम तो पूरी फ्लाइट खाली थी, मरने के लिए कौन जाएगा। जिस दिन टाइगर हिल पे ऑपरेशन था, मैं भी सारी रात बंकर में थी, और मेरी 100 से ज़्यादा फोटो छपी। भारत सरकार का एक अवार्ड मिला उसमें, कारगिल फोटो कंपटीशन हुआ था, तो उन 13 फोटोग्राफर्स में से एक अकेली महिला फोटोग्राफर मैं भी थी, तो मुझे भी वो एक कंपटीशन में अवार्ड मिला था। तो फ्रीलांसिंग में आपको
पैसों की बहुत दिक्कत होती है, लेकिन आपको घूमने को बहुत मिलता है अगर आप करना चाहें तो। मैंने बहुत बजट टूर करके इस गुरुद्वारे में कभी रही, कभी ये रही, मतलब बहुत बजट टूर करती थी, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा घूमती थी। आके उसमें मेरा कलेक्शन होता था और मैं ट्रैवल पे फोटो के साथ पहले हिंदी में लिखने लगी थी, अंग्रेजी आती नहीं थी, तो इससे ट्रांसलेशन करा लेती थी, तो इंग्लिश हिंदी दोनों जगह छपता था। ग्यारह पास थी, उसके बाद तो ग्रेजुएशन, अब तो मैं ग्रेजुएट हूँ और 4 साल में फेल भी हुई, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने ग्रेजुएट हूँ मैं आज। और एक ही कारण है कि वो हम कोई कलम से लिखते हैं, हम कैमरे से लिखते हैं, और एक फोटो आपको बहुत सारी चीजें बता देती है। 20 साल की लाइफ में कोई ऐसी कोई घटना हुई जिसमें कि आपको थ्रेट परसेप्शन आया, आपको मारने या इस तरह की बातें हुई हो? मैं पिटी तो 2-3 बार हूँ पुलिस से। अभी लेटेस्ट घटना बताती हूँ कि वृंदावन में एक नास्तिक सम्मेलन कवर करने गई थी, उसने मेरे को पीटा। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है, प्रेस काउंसिल में शिकायत करी है उसकी, तो उसने उसका ही साथ दिया है, क्योंकि अब कहीं पत्रकारों की सुनवाई नहीं है। आपके ऊपर झूठे इल्जाम लगा दिए जाएंगे, आपके ऊपर झूठे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपको बिना पूछे जेल में भी डाल दिया जाएगा। अब जैसे मैं पहले बताती हूँ कि मैं झारखंड में, आज तो झारखंड है, पहले बिहार था, मेंटल हॉस्पिटल में मैं एक फोटो खींचने गई, मेरे को जाने भी नहीं दिया। मैं बाहर आई तो 3 लोगों ने पकड़ के मेरे को पीटने लगे, मेरा कैमरा छीनने लगे। मैंने कहा चल कुछ हो जाए, मैं पिट जाऊंगी लेकिन कैमरा नहीं दूंगी। कैमरा मैंने दिया भी नहीं। और वहाँ एक महिला सम्मेलन हो रहा था, फिर पूरा मतलब 5 घंटे पहली बार चक्का जाम हुआ। रांची में गई थी। और ये है कि फोटो पर सबसे ज्यादा अटैक होते हैं, और अब तो ज्यादा अटैक होने लगे हैं। आप कहते हो ना कि फोटोग्राफर क्यों नहीं आ रहे, आजकल तो हर कोई फोटोग्राफर है, ये मेरे लिए अच्छा है, लेकिन अटैक बहुत हो रहे हैं कैमरे में, क्योंकि कैमरा झूठ नहीं बोलता। एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो एम्पावरमेंट की जब बात करते हैं तो आपको इस क्षेत्र में भी अपने आप को एम्पावर्ड करना होगा, क्योंकि एडिटोरियल में किसी भी अखबार पत्रिका में किसी भी जगह आप चले जाएं, देख लें, संपादकीय विभाग में महिलाओं की जितनी संख्या है आप अंदाजा नहीं लगा सकते, या यूं कहें कि पुरुष वहां पे नगण्य है संपादकीय डेस्क पे। वहीं पे रिपोर्टिंग में पुरुषों की संख्या फिर अधिक हो जाती है, महिलाएं कम हो जाती है। चाहे टेलीविजन हो, चाहे प्रिंट हो, चाहे डिजिटल हो, चाहे वेबसाइट हो, किसी भी तरह। सर्वेश जी, आप जिस समय शुरू की हैं फोटोग्राफी, और आज, उस जमाने में एआई नहीं था, आज एआई है, तो एआई के आने से क्या फोटोग्राफर्स को भी मुश्किलात बढ़ेगी? बिल्कुल, हर फोटोग्राफर कोई मुश्किलात नहीं बढ़ेगी, रिपोर्टर्स को भी बढ़ेगी, और नई तरह की आएगी। जैसे हम पहले ब्लैक एंड व्हाइट था, फिर कलर आया, फिर डिजिटल आया, धीरे धीरे सुविधाएं भी मिली और मुश्किलें भी आई। अब फोटोग्राफर, आपने कहा कि महिलाएं क्यों नहीं आ रही, तो काम नहीं है, पैसे नहीं है, क्या करेंगे आके, काम छपता नहीं है। आप ये यूट्यूब बना सकते हैं और ये सब कर। एआई आने से बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी होंगी, जैसे हमारे सुविधाएं अच्छी हो जाएंगी। मेरे को एक स्टोरी लिखनी है और स्टोरी में आपको वो बना के देना है, थीम दे दी, टीम देनी है, तो मेरे को किसी एडिटर की जरूरत नहीं, मेरे को किसी की जरूरत नहीं है, एआई कर देगी, और काबिलियत के साथ, बहुत खूबसूरती के साथ करेगी। एआई आने से आपका दिमाग डफर नहीं होना चाहिए, आपका दिमाग क्रिएटिव होना चाहिए। तो एआई क्रिएटिव लोगों के लिए बहुत अच्छा है और डफर लोगों के लिए नुकसान है। तो इसीलिए एआई आने से खराब भी, आप क्रिएटिव करिए ना। हमारे जमाने में इंडियन नेशन के संपादक हुआ करते थे दीनानाथ झा, वो कहते थे कि एक रिपोर्टर को हमेशा अपनी आंख
खुला रखना चाहिए। आपके पास में कागज और कलम है नहीं, छोड़ दीजिए। आप लिखने का आपके पास अवसर है नहीं, उसे छोड़ दें। आप मानसिक रूप से इतना दुरुस्त रहे कि आप जो देख रहे हैं उसे आप अपने मस्तिष्क में लिखते चलिए। आप जो अभी किताब लिखी हैं उसमें क्या लिखी है, किताब में क्या है? मैंने महिला फोटोग्राफर जो फील्ड में है, जो पत्रकार है, उनके ऊपर लिखा है। क्या है ये? ये हर एक की कहानी है अपनी अपनी। उनको क्या बचपन में, क्योंकि पुरानी भी है नई भी है, पुराने में उनको क्या क्या तकलीफें हुई। कौन कौन लोग हैं? जैसे कलकत्ता की कृष्णा रॉय है, हाँ। बम्बई की उमा कदम है, और जैसे आज की नई फोटोग्राफर में मनीषा मंडल है। अच्छा, जो थोड़ी बीच की फोटोग्राफर है जैसे अनीता खेमका है, प्रियंका पराशर है। ये सब मेन स्ट्रीम की तो नहीं है? है? नहीं, ये मेन स्ट्रीम अलग की अलग। है। नहीं, उमा कदम है, कृष्णा रॉय है, मेन स्ट्रीम की है। अच्छा। और प्रियंका ने मिंट में काफी सारा काम किया है। बॉम्बे में कई सारी महिला फोटोग्राफर हैं। एक सावंत करके कई सारी हैं जो अच्छा काम कर रही हैं। फैमिली से बिलोंग कर रही हैं, जी क्या वो फैमिली आपके लिए जिस पेशे में आप हैं, हाँ, उसमें मददगार हुआ? बिल्कुल मददगार हुआ। आप ये देखिए, मैं हिमाचल के एक छोटे से गांव से आई। फादर, मेरी फैमिली में ज़्यादातर लोग बैंक, या मेरी जो सिस्टर्स वगैरह हैं वो टीचिंग में रहीं। तो मेरे फादर को कभी लगता ही नहीं था कि मैं क्यों करना चाहती हूँ ये। बट सबसे छोटे होने की वजह से, प्यारे होते हो आप माँ बाप को तो वो फ्रीडम देते हैं, और उनको लगा था आर्टिस्ट बनना चाहती है। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये, मगर जब धीरे धीरे पेपर में फोटोग्राफ आने लगे, उन्होंने देखा कि चलो कर रही है, कुछ गलत नहीं कर रही है, तो उन्होंने भी कभी नहीं टोका। शादी हुई तो उसके बाद फैमिली को भी पहले से ही हम बोल के चले थे कि फील्ड में काम करने का काम है, तो मेरी फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया। मेरा छोटा बेबी था, मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं काम छोड़ दूं या क्या करूं, क्योंकि मेरी जॉइंट फैमिली थी और मेरी फैमिली ने बोला तुमको काम करना है करो। और मुझे लगता है जब तक आपका हस्बैंड, आपकी फैमिली आपका सपोर्ट नहीं बनेगा, आप नहीं काम कर सकते। इसके लिए आपको घर से सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आज की तारीख में जो महिलाएं पत्रकार बन रही हैं, वो पत्रकारिता, लिखने वाली पत्रकारिता से अलग जी होकर कैमरा उठाए, आप हाँ, क्या कहना चाहेंगे उन लड़कियों को? बिल्कुल उठाएं। ये देखिए, आज का टाइम ऐसा आ गया है कि जो राइटर है उनको भी कैमरा उठाना चाहिए, और जो कैमरा पर्सन है उनको भी लिखना शुरू करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी अ, ऐसा टाइम है कि फ्री वर्ड है। आपको जो दिख रहा है, आपका अपना एक्सपीरियंस है, आप उसे अपने शब्दों में लिखिए। रीराइट करने वाले बहुत बैठे हुए हैं। और कैमरे से अगर आप फोटोग्राफ खींचते हैं, और देखिए कई बार क्या होता है कि रिपोर्टर कहीं जाता है, उसको कुछ दिखता है, जब तक फोटोग्राफर पहुंचेगा वो चीज़ तो खत्म है, दैट्स वन टाइम थिंग। तो वो अपने मोबाइल से जो खींचता है वो न्यूज़ तो न्यूज़ ही रहेगी ना। बिल्कुल। तो इसलिए इसमें कोई कंपटीशन नहीं है कि एक रिपोर्टर ने क्या किया है या एक फोटोग्राफर ने स्टोरी क्यों लिखी है, ये कोई मायने नहीं रखता अब। इस 30 साल में आपको कभी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा जो नहीं होना चाहिए? चाहे लाइफ थ्रेट की बात हो, चाहे और किसी भी तरह की बात? थैंकफुली ऐसा मेरे सामने कभी भी मुझे ऐसे नहीं लगा कि मैंने कभी रिग्रेट किया हो कि मैं इस प्रोफेशन में क्यों आई। हाँ, ये अलग बात है कि आपको कॉल्स आते हैं कि भई ये फ़ोटोग्राफ आपको नहीं देना चाहिए था, ये ठीक नहीं था, ये गलत किया। हाँ, 1-2 बार अगर आपको समन भी आए आपके कुछ फ़ोटोग्राफ को लेके, तो वो चीज़ें आपकी कंपनी हैंडल कर लेती है। क्योंकि आप अपने दायरे में काम कर रहे हो, उससे अगर कोई इश्यू बनता है या कुछ प्रॉब्लम है, तो वो कंपनी देखती है। इसमें डरने की कोई बात नहीं होती है। दिल्ली के मीडिया में, खास करके मेन जी। स्ट्रीम न्यूज़पेपर में, उम्मीद हुँ, करते हैं कि शायद आप अकेली हैं या आपके अलावा और कोई 1-2 हैं। हुँ। तो ऑर्गेनाइजेशन आपका कितना हेल्पफुल है? हेल्प इन द सेंस, मैं ये कहूँगी कि कंपनी ने मुझे रिगार्ड दिया। जिस कंपनी में मैं एज़ ए ट्रेनी आई, आज मैं वहाँ पे फ़ोटो एडिटर हूँ। तो कंपनी कुछ सोचती होगी तभी उन्होंने ऐसा जी। किया।
आप जो भारतवर्ष में लड़कियां जो जर्नलिज्म कर रहे हैं या फोटो जर्नलिज्म कर रही हैं, उनको क्या कहना चाहेंगी वो, ताकि वो फोटो की दुनिया में आए? देखो एक चीज और है, अब फोटोग्राफर हर कोई हो गया, हर एक के पास स्मार्टफोन है। मैं तो कह रही हूँ आपके पास स्मार्टफोन के अलावा आपका दिमाग भी स्मार्ट होना चाहिए। तो दिमाग तो स्मार्ट है नहीं, और दूसरा हमारे पास जो फोन है हम सिर्फ सेल्फी के अलावा कुछ करते ही नहीं। न्यूज तो जगह जगह बिखरी हुई है, आप दिमाग तो चलाओ, अपने से बढ़ के कुछ नहीं, ये है। तो अपने से बढ़ के आगे बढ़ो। कैनवास को बनाना पड़ेगा। हाँ, ये आपको लिखना है, वो नहीं कर रहे हैं हम कैनवास में अपनी ही तस्वीर दे रहे हैं। खाना खाएंगे तो फेसबुक पे डालेंगे, करेंगे। अरे तुम काम की चीजें तो करो कुछ। तो ये मेरे को थोड़ा सा ये लगता है। जिंदगी का जो निर्माण है वो कैमरा से है। जिंदगी का निर्माण सिर्फ कैमरे से ही नहीं होता, आपको कैमरा देने से ही फोटोग्राफर नहीं बनता, आपको अपने आप को भी डेवलप करना पड़ता है। बिल्कुल। फिर जब मैंने देखा कि लोग फोटोग्राफर मतलब ये है, तो मैंने ग्रेजुएशन किया, फोटोग्राफी किया। फोटोग्राफी करना आसान काम नहीं है, उस समय तो बहुत पैसे लगते थे, तो मैं भूखी भी रहती थी। और आप मेरे स्ट्रगल की जो पहली पिक्चर्स आप देख लीजिए, वो एक स्ट्रगल था, एक ये था, घर पे आके रोना, किसी को नहीं दिखाना कि नहीं मैं बड़ी ये करके रहती थी। तो 10 साल मेरी पहचान मेरे 2001 से जो मैंने एग्जीबिशन की ना, उससे हुई है, उससे मुझे बड़े बड़े असाइनमेंट, उससे मैं एक अच्छी फोटोग्राफर के रूप में मेरा वो हुआ। फिर कारगिल युद्ध में ये मिला। तो उससे पहले जो 10 साल पति के साथ स्ट्रगल में करे, 10 साल कैरियर बनाने के स्ट्रगल किया। जब मेरा एक बार मेरा अखबार में नाम आया था, नवभारत टाइम्स में, मैं सबको दिखाती थी मेरा नाम आया है, मैं बड़ा खुश थी, सबको दिखाती थी। नाम आना बहुत बड़ी बात है, सबको दिखाती थी। मैं कुछ पढ़ी, अब जैसे सहेली संस्था ने मेरे को शेल्टर दिया था, सहेली संस्था में मैं देखती थी लड़कियाँ इतनी पढ़ी लिखी हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, तो मैं उनको गिट-पिट करते हुए देखती थी बड़ा। तो ये सब मैं अपने आप को इनसे सीखी। मैं गलत भी हो सकता था, लेकिन मैं वो चीज़ें ना करके, मेरे को तो कोई रोकने टोकने वाले थे, वो तो सिगरेट शराब सब पीते थे, मैंने नहीं पिया। तो ये सब मैंने उनसे सीखा, अपने आप को डेवलप किया। आज जो मैं है, तो मैं बहुत जागरूक महिला हूँ, अधिक ज़्यादातर सीख ही रहे हैं जिंदगी, जब तक सांस है सीखते ही रहेंगे। ये आज भारतीय पत्रकारिता में पुरुषों की संख्या जितनी है, खास करके संपादकीय से बाहर रिपोर्टर जो रूम है उससे और सड़क पे, उसमें महिलाएं नगण्य, महिलाओं की संख्या बहुत अधिक नहीं है। हाँ, इस बात से मैं पूरा नहीं कहूँगा कि महिलाओं की संख्या नहीं है, महिलाएं हैं, लेकिन महिलाओं की संख्या जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। फोटो जर्नलिज्म के क्षेत्र में महिलाएं नहीं के बराबर है।